आदाब नाज़रीन, शख्सियत प्रोग्राम में आपका ये मेज़बान सलीम अमरोही एक बार फिर आपके हुजूर हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये कोशिश रहती है कि अपने इस प्रोग्राम में किसी अहम तरीन शख्सियत से दरख्वास्त करते हैं हम कि वो हमें कुछ अपना वक्त दें और ताकि उनसे उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जा सके। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम की अहम शख्सियत हैं सैयद अख्तर हुसैन नकवी साहब। सैयद अख्तर हुसैन नकवी साहब का बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ है एक ज़मींदार बड़े ख़ानवादे से जो सफ़ीपुर उन्नाव यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने भारतीय फ़ौज में एक आला अफसर के हैसियत से अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी खिदमत अंजाम दी और उसके बाद भी रिटायरमेंट के बाद भी आपके बहुत से काम ऐसे हैं जिस पर तफसील से गुफ्तगू की जा सकती है। आपने हमें एक बहुत खूबसूरत सा तोहफ़ा यानी उर्दू मरसिए के 500 साल ये किताब जो बर्र-ए-सग़ीर में बड़ा पसंद की जा रही है और जिसका तबसरा हो रहा है जगह जगह, वो अख्तर हुसैन नकवी साहब की पेशकश है। इसके अलावा भी आपने कई अहम काम अंजाम दिए हैं। हम चाहेंगे कि इस गुफ्तगू के दौरान वो सारे उन कामों पर भी कुछ गौर किया जाए और आपसे शेयर किए जाएं वो कारनामे भी जो अख्तर हुसैन साहब ने अपनी ज़िंदगी में अंजाम दिए। नाज़रीन, हम ये भी चाहेंगे कि अख्तर हुसैन नकवी साहब ने जो अपनी पूरी ज़िंदगी जिस तरह से गुजारी है उसके भी कुछ अहम तरीन जो वाक़यात हैं वो भी आपसे शेयर किए जा सकें। तो हम नकवी साहब अपने इस प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल करते हैं, आपका खैर मक़दम करते हैं। हम चाहेंगे सबसे पहले कि हमारे नाज़रीन को ज़रा सा ये बताएं कि जब आपने इस दुनिया में आए और जब वो जो आपकी इब्तदाई तालीम रही जो हर इंसान का शुरुआती दौर होता है वो आपने कहाँ गुजारा और इब्तदाई तालीम का सिलसिला कहाँ रहा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसमें बुलाने के लिए। लेकिन मैं ये प्रोग्राम शेर से शुरू करूं अगर तो जी बताइए। फरजांदगी की बूंद भी एक जिस्म पर नहीं, फरजांदगी की बूंद भी एक जिस्म पर नहीं, हालांकि तजुर्बों के समंदर नहाए। क्या बात है, हालांकि तजुर्बों के समंदर नहाए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात तो है। मैं शुरू में इलाहाबाद में पढ़ता रहा। मेरे बड़े भाई वहाँ पोस्टेड थे जी, जो पुलिस में थे जी, तो उन्हीं के वहाँ रहा। मैं तो 6th क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक मैं इलाहाबाद ही में रहा। अच्छा। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी की लाइफ ख़त्म होने वाली थी वैसे ही पता चल लोगों ने एडवाइस किया, जगह नहीं तो मैं कई दोस्त हम लोग एयरफोर्स में अप्लाई किया। अच्छा। और खुदा का शुक्र है वहाँ सिलेक्शन हो गया। उसके बाद से फिर फ़ौज में मैं चला गया, वहाँ ट्रेनिंग किया और सब जगह घूमता रहा इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने जैसा कि बताया कि क्योंकि सफ़ीपुर ज़िला उन्नाव में है और इलाहाबाद वहाँ से मेरे ख़्याल से करीब भी था जो बड़े शहरों में यूपी के है, तो इब्तदाई तालीम आप इलाहाबाद में आपने तालीमी सिलसिला आपका रहा। तो ये भी बड़ी खुशनसीबी कहिए कि आपके तालीम यानी तालीम के दरमियान ही आपको ये अंदाज़ा हुआ कि ये कुछ वैकेंसीज़ एयरफोर्स में निकली हैं और आपने अप्लाई किया और मौला का करम हुआ कि आप उसमें सेलेक्ट हो गए और आपने वो सिलसिला शुरू हो गया। देखिए कितना अच्छी बात है। नाज़रीन, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको यानी दौरान तालीम ही कुछ ऐसे मौके मिल जाएं कि वो रोज़गार का सिलसिला भी फ़ौरन ही हो जाए। ये भी खुशनसीबी है नकवी साहब की कि वो फ़ौरन ही जैसा बता रहे हैं और एयरफोर्स में यानी एक अहम वैकेंसी जो निकली उसमें आपने अप्लाई किया और उसमें आपका सेलेक्ट हो जाना ये भी आपकी एक खुशनसीबी है। तो आपने जब दौरान सर्विस यकीनन आपके जगह जगह ट्रांसफ़र भी हुए होंगे, तो इस दौरान आपका कहाँ कहाँ जाना हुआ? सबसे पहले तो मेरा ट्रांसफ़र पूना हुआ। अच्छा। पूना के बाद मेरा कोयम्बतूर हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। कोयम्बतूर के बाद मेरा पंजाब में आ गए तो 10 साल में पंजाबी में रहा। पंजाब में 10 साल रहे हैं आप? अरे वाह। अम्बाला,
अरे साहब वो तो हलवारा बिल्कुल बठिंडा ये जी, जगह घूमता जी रहा जी मैं। जी 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 उसके जी। बाद फिर वहाँ से हलवारा से फिर मैं कानपुर ट्रांसफ़र होके गया अच्छा फैक्ट्रीज़ में एज ए क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा वहाँ से फिर मैं हैदराबाद ट्रांसफ़र होके गया। अच्छा, फिर हैदराबाद गए आप? वो हैदराबाद जाके मुझे ज़्यादा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा वहाँ अच्छा पर। अच्छा अच्छा वहाँ का माहौल मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा और अच्छा हैदराबाद हैदराबाद से फिर दिल्ली आए? नहीं, हैदराबाद से फिर मैं पूना गया। अच्छा, उसके बाद फिर पूना एक हाँ, बार गए? पूना अच्छा गया। अच्छा अच्छा पूना के बाद फिर लास्ट में मिनिस्ट्री में मेरी पोस्टिंग हुई। अच्छा। फिर मैं यहाँ दिल्ली आ गया। अच्छा दिल्ली आकर के फिर मुझे ऐसा माहौल मिल गया कि मैं दिल्ली में भी सेटल हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। देखा आपने नाज़रीन के, जैसा कि नकवी साहब ने बताया कि सर्विस के दरमियान कितने अहम सूबों में और कितने अहम शहरों में नकवी साहब की पोस्टिंग रही। और हैदराबाद और पूना से सिलसिला शुरू हुआ था, तो हैदराबाद के बाद आखिर में फिर पूना, पंजाब वगैरह सब होते हुए फिर पूना आए और फिर मिनिस्ट्री में दिल्ली में पोस्टिंग हो गई आखिर में। और वहीं से रिटायरमेंट के बाद आपने ये तय किया कि अब दिल्ली में ही मुझे यहाँ इख्तियार की माहौल जाए। अच्छा लगा, वो हुआ तो मैं, क्या? जितने रिटायर्ड लोग थे ज़्यादातर दिल्ली में सेटल हुए। क्या बात तो है, वही अब भी उन्हीं लोगों के साथ रहता है, ज़्यादा टाइम उन्हीं से पास वाह होता है। वाह तो वाह, इसीलिए वाह। मैं दिल्ली में। बहुत अच्छा डिसीज़न आपका रहा। तो देखिए कितनी उम्दा बात नकवी साहब ने बताई कि रिटायरमेंट के बाद जब दिल्ली में रहे तो यहाँ यार दोस्त वगैरह ऐसे रहे कि आपने सोचा कि दिल्ली में ही अब सुकूनत इख्तियार की जाए। अमूमन नाज़रीन होता ये है कि हमने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद इंसान ज़हनी तौर पर बड़ा टेंशन में आ जाता है। अब सोचता है कि मैं, अब मुझे गवर्नमेंट ने या जहाँ भी रिटायर कर दिया तो अब मैं शायद कुछ कर नहीं पाऊँगा। लेकिन नकवी साहब से हमने इसीलिए ख़ुसूसी तौर से गुजारिश की थी कि हमारे इस प्रोग्राम में गुफ्तगू हम करना चाहते हैं आपसे, जबकि वो नकवी साहब मना कर रहे थे इनके, क्योंकि अहम कुछ काम है, हम चाहते हैं वो भी गुफ्तगू के दरमियान उसको भी हम शेयर करें आपसे कि ये गुफ्तगू इसलिए ज़रूरी है कि हमारे कुछ नौजवान और जो बच्चे देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उन्हें इससे हौसला मिलता है और वो भी चाहते हैं कि हम भी कुछ कर दिखाएं। तो देखें, नकवी साहब ने पूरी ज़िंदगी जो जॉब की, सर्विस की, उसमें तो आप एक जवान की हैसियत से, भारतीय जवान की हैसियत से आपने खिदमत अंजाम दी ही दी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही है। आपने कहा कि मुझे दिल्ली रहना है और कुछ काम कर दिखाना है। तो दिल्ली में रहकर आप बड़ी समाजी और मजहबी खिदमात में मसरूफ़ हो गए, और जो हमने भी देखा। और उसी दौरान आपने मुख्तलिफ़ शहरों में भी आपका, क्योंकि सर्विस के दरमियान भी आप मुख्तलिफ़ शहरों में गए हैं, तो आपका शौक़ वो भी रहा कि मैं मुख्तलिफ़ कल्चर को देखूं। और जैसा कि मैंने देखा कि आप कभी अमरोहा आए हैं, तो कभी किसी और जगह से गए हैं, जिक्र कर रहे हैं आप मेरठ का और सादात बारा का और फलां जगह का। तो वो मैंने देखा कि अभी नकवी साहब दिल्ली से ही आसपास के तमाम दूर दूर के इधर के शहरों में भी जा रहे हैं। और हैदराबाद का भी अक्सर आप जाते रहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मुझे सर्विस के दरमियान हैदराबाद में बहुत अच्छा लगा। मैं ज़रा सा ये भी चाहूँगा नकवी साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि सर्विस के दरमियान कोई ऐसा वाक़या जो हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे। यूँ तो आप सर्विस के दरमियान ज़ाहिर सी बात है अपने ड्यूटी तो अंजाम देते ही रहे, लेकिन जब इतने शहरों का आपने रहे, आप इतने शहरों में, और तो आपका कोई ऐसा वाक़या जो हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें। बिल्कुल, हर जगह तो सर्विस का काम था, सर्विस तो होता रहा जी। लेकिन जब मैं हैदराबाद में पोस्टेड था जी, तो हैदराबाद कैंप के अंदर मंदिर भी थी, गुरुद्वारा भी था, चर्च भी था, मस्जिद नहीं थी। कोई बात नहीं, हम कैंप के एरिया में, कैंप के अंदर, अच्छा, कैंप के अंदर ये चीज़ें नहीं थी। अच्छा, बहरहाल हमारा कोई ख्याल भी नहीं रहा, हम लोग तो कमरे में नमाज़ पढ़ना या उसके लिए हैदराबाद चले जाना। आखिर में मेरे चपरासी वगैरह वहाँ लोग कहते थे, मैं हमने कहा कहाँ रहते हो, इतनी जल्दी गए घर से वापस आ गए। उसने कहा तुर्कापल्ली में मैं रहता हूँ। तुर्कापल्ली, तुर्कापल्ली, पल्ली कहते हैं गाँव को, तुर्का कहते हैं मुसलमान को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कैंप के कहीं करीब होगा? बिल्कुल करीब, एक बाउंड्री के किनारे वो गाँव था, छोटा सा, और जिसमें वैसे मामूली लोग रहते थे। तो एक दिन पता नहीं क्यों क्या हुआ, मैं वहाँ टहलने के लिए चला गया शाम को। अच्छा अच्छा। तो जब वहाँ जा तो लोग काफ़ी आ गया, सर आप कैसे आए? सर हम ऐसे घूमने के लिए आए, तुम लोग देखने के लिए आए। फिर मेरी नज़र एक मस्जिद पे पड़ी। अच्छा, जो जिसमें तमाम झाड़ियाँ जमाई थी। और तो वहाँ मुसलमान रहते थे सब? पहले वो तुर्कापल्ली मुसलमानों का गांव था। अच्छा। लेकिन कोई वो बात हो गई हो कि कोई शिफ्ट कर गए, सब शिफ्ट कर गए थे। लेकिन प्रॉपर्टी अभी उन्हीं की थी। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं वहाँ मस्जिद के अंदर में कूदा, बाउंड्री क्रॉस करके अंदर गया तो देखा वहाँ झाड़ी जक्कड़ ये वो नमाज नहीं होती थी वहाँ? कुछ नहीं, वहाँ तो कुछ रही नहीं। अच्छा अच्छा, झाड़ जंगाड़ थे? जंगाड़ पड़े थे, बेरी के पेड़ तमाम खड़े हुए, घास तमाम खड़ी, लोग पुआल इकट्ठा करके रख दिया, कुछ कर दिया। जब मैं अंदर गया तो उसके अंदर पटाव में एक छोटा सा कुरान रखा हुआ था। और वो कुरान, वही कुरान मेरे वालिद साहब भी पढ़ा करते थे। अच्छा। वो कुरान देखने के बाद मेरे जहन में अजीब सी कुछ उलझन सी पैदा हुई।
फिर मैंने कोशिश की कि इसको आबाद किया जाए। तो मैं फिर वापस कैंप आया। कैंप आने के बाद मेरे एक दोस्त है IG धोनी साहब, कर्नाटक है, उनसे मैंने बताया। फिर हम लोग दोनों आदमी फिर दूसरे दिन मस्जिद गए, वहाँ सफाई वफाई, घास वास काटना, ये करना। अच्छा। उसको देख के और लोग भी आ गए जो मेरी काफ़ी मदद की वहाँ मस्जिद सफाई करने में। फिर हम लोगों ने परमानेंट वहाँ नमाज शुरू कर दी। अच्छा, देखिए आप वहाँ पर मुसल्ला बिछाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे कैंप में, और आपने कमरे में बिछाई, फिर उसके बाद अल्लाह ने आपको मौका दिया कि मुसल्ला क्या, तुम मेरा घर देख लो, वहाँ गए तो वहाँ भी वो लोग भी खुश हुए। बहरहाल पूरी सफाई वफाई करके फिर फजर की और जोहर की नमाज़ तो वहाँ नहीं हो सकती कि हम लोग कैंप में बिजी रहते, तभी मगरिब की और इशा की नमाज़ हम लोग सबको वहीं पढ़ना शुरू किया। अच्छा। और वहाँ पे कोई फिरका नहीं था कि ये शिया, कुछ नहीं, वहाँ नमाज होगी, हम सब मुसलमान हैं, मुसलमान तो नमाज। अरे वाह वाह वाह, यही चलता रहा। वहाँ फिर रमज़ान आ गया, रमज़ान में काफ़ी शोर किया गया, काफ़ी अच्छा तरह किया गया। तो उस वक्त मुझे कोई ख्याल नहीं हुआ भाई हमने ये कर दिया। जब उसके बाद वापस आया और फिर मैं हैदराबाद गया 2-3 साल के बाद, फिर बताया वैसे कि मस्जिद, हम कहा कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं वही मस्जिद है ना एक उसी में गाँव के करीब। अच्छा, तो वो बाकायदा आबाद कहीं अब तो बहुत ज़्यादा आबाद हो गई, वहाँ नमाज भी हो रही है, एक मौलाना को भी वहाँ कर दिया गया, और वहाँ के जो लोग और चपरासी वगैरह या और जो कोई लोग वहाँ नियर बाई रहते हैं वो भी वहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं। जब जाके मुझे खुशी हुई, कहते ये मेरे बहुत बड़ा काम हो गया। देखिए वाकई ये काम को मुझे बहुत सुकून मिला और बड़ी खुशी हुई जब 3-4 साल के बाद गया सुना कि वो आबाद हो गई। वाह 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 वाह। देखें नाजरीन, कितना उम्दा वाकया नकवी साहब ने शेयर किया कि अपने सर्विस पीरियड में एक मुसल्ला बिछाने के लिए आपने एक जगह तलाश की। वो अपने कमरे में, जाहिर सी बात है, जब देखा कैंप में और दीगर मज़ाहिब के सब मजहबी मकामात मौजूद थे, मंदिर था और चर्च था, गुरुद्वारा था, लेकिन मस्जिद नहीं थी। बहरहाल होता है कहीं, लेकिन फिर आपको पता चला कि एक बिल्कुल बड़ौस के गांव में एक मस्जिद है, लेकिन वो आबाद नहीं है। तो आप उसका एक ज़रिया बने उसे आबाद करने में। आपने सोचा मुसल्ला मैं यहाँ इस मस्जिद में ही क्यों ना बिछाऊँ, क्योंकि आपने वहाँ देखा कुरान रखा है, और वो उसका तर्जुमा देखकर आपको ये बचपने का याद आया कि मैंने ये कुरान, तो आपके अंदर और जज्बा पैदा हुआ और आपने उस मस्जिद को आबाद करवा दिया, जो काफ़ी अरसे से वीरान थी। आपने झाड़ झंकार वहाँ के सफाई कराई, और वो उसके बाद भी बता रहे हैं आपके रिटायरमेंट के बाद भी जब गए तो वो पूरी मस्जिद बाकायदा आबाद है और नमाज हो रही है। जब जाके मुझे खुशी हुई, बहुत ज़्यादा यकीनन खुशी की बात क्या है, ये आपकी खुशनसीबी है कि परवरदिगार ने आपसे इतना अहम काम लिया कि अपने इस घर की जो वीरान हो रहा था उसको आबाद करवाने में आपका अहम रोल रहा। देखिए कितनी अच्छा वाक़या हमारे नकवी साहब ने हमारे अपने तमाम नाजरीन से हमसे शेयर किया है। यकीनन ये जो सर्विस का पीरियड है वो उसमें तो आप मसरूफ़ ज़्यादा से ज़्यादा रहे। उसके बाद जो मैंने नाजरीन आपसे जिक्र किया कि नकवी साहब ने ये सोच रखा था कि कुछ ना कुछ काम करना है अभी रिटायरमेंट के बाद भी, ऐसा नहीं है। अगर सोचा ना होता तो कुछ इतना अहम काम अंजाम नहीं देते आप, क्योंकि जैसा कि नकवी साहब के एक दोस्त हैं बता रहे थे नकवी साहब कि फ़ारूक अरगली साहब आपकी उनके काफ़ी क़ुर्बत थी, और फ़ारूक अरगली साहब उर्दू अदब में एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। आपकी बहुत सी किताबें मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं, बड़ा जाना पहचाना नाम है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वो आपके बड़े अजीज़ और दोस्तों में। तो आपसे उनकी जब मुलाकात हुई तो आपने जिक्र किया था कि वो कोई किताब उन्होंने आपको दी। नहीं, मैं ऐसे ही बहुत रोज़ से कहते कि मियाँ घर नहीं आते, घर नहीं आते, तो मैं उनके घर गया, इत्तेफाक से पहुंच गया। अच्छा। उस दिन उन्होंने अपनी पूरी लाइब्रेरी को उतन रखा था, पूरा ढेर इधर किताबें। हाँ, उनके यहाँ तो ये बेचारी किताब एक कोने में और पड़ी हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद वो एकदम से उन्होंने कहा, ए लड़ले ये तुम किताब ले जाओ, या तुम्हारे काम की मर्सी की है। क्या बात है। तो मैंने जब वो किताब देखी, हम कहा ये तो अजीब किताब है। हाँ। हमने तो ऐसी किताब देखी नहीं, इलाहाबाद में ये टच रखा मैंने इससे सब जगह, लेकिन ये किताब तो बहुत अच्छी और बड़ी खस्ता हालत में थी, पतली सी किताब। तो मैंने फिर उनसे देखने के बाद मैंने उनसे कहा ये जवान हो सकती है किताब। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन मियाँ खर्च होएगा। अच्छा। तो हम कहा इसको खूबसूरत से खूबसूरत बना दिए, खर्च जितना होगा कोई बात नहीं। क्या बात है, क्या बात है। इसमें फिर वो तो चूँकि पतली सी किताब थी तो उसको वो लोगों की और लिए उसमें सलीम साहब आप साहब आपको मैंने बताया, आप जी हर जगह से आए, फिर और दीगर ये नौगावा के भी कुछ मिले, मेरा जितने जिनको मैं जान सका उनसे मैंने वो लिया, वो करके किताब को मोटी करके वो अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश की। जी। खुदा का शुक्र है कि अब ज़्यादातर ये किताब यूनिवर्सिटीज़ में मांगी जा रही है। बहुत अच्छा। देखें नाजरीन, जैसा कि अभी नकवी साहब ने बताया
कि फ़ारूक अर्गली साहब ने, क्योंकि इनके वतन के साथी हैं और अच्छे दोस्तों में हैं, तो इन्हें लाडले मियाँ भी बहुत से लोग कहते हैं। फारूक साहब को मैं बड़ा भाई मानता हूँ। हाँ, बात है। तो वो उन्होंने कहा कि ये किताब देखो लाडले मियाँ ये आपके मतलब की है। तो एक पतली सी किताब उरूज साहब की जो बड़ी बोसीदा हालत में थी, वो उन्होंने नकवी साहब को दी और ये सोचकर कि ये पढ़ लेंगे क्योंकि मर्सिये के हवाले से है। वो किताब उनके पास 40 साल से पड़ी हुई थी। 40 साल से उनके पास, यानी तकरीबन 50 साल पहले वो किताब मंजर-ए-आम पर पूरी तरह से आई भी नहीं थी, क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क में छपी थी वो, और उसके बाद वो यहाँ किताब ज़्यादा देखने को नहीं मिली थी। वो किताब जब वो नकवी साहब ने लाकर घर में पढ़ी तो नकवी साहब ने देखा उर्दू मर्सी के 500 साल की तारीख़ उस किताब में उन्होंने, उरूज साहब ने जो उसमें रकम की, वो पढ़कर नकवी साहब से रहा नहीं गया। और नकवी साहब क्योंकि ख़ुद एक जवान की हैसियत से अपनी पूरी ज़िंदगी भारतीय फ़ौज में जवान की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे चुके थे, तो उन्होंने अपना एक उसी अंदाज से जुमला कहा फ़ारूक अर्गली साहब से कि क्या ये किताब फिर जवान हो सकती है, यानी ये एक जवान ही कह सकता है। मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे आपका ये जुमला सुनकर, और उन्होंने कहा कि इसे बहुत अच्छी तरह से मैं चाहता हूँ कि इसे फिर इसे किताब को लाया जाए। तो उन्होंने कहा जाहिर सी बात है, वो बाकी तो जाहिर सी बात है अदबी हैसियत से तो फ़ारूक अर्गली साहब के बड़े तजुर्बे हैं, और तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें इसे जवान और इसे खूबसूरत बनाने के लिए इसमें बहुत ख़र्चा हो जाएगा। तो नकवी साहब ने कहा ख़र्चे की फ़िक्र ना करें, वो मैं खादिम हाजिर है, आप बस उसे काम को कर डालें और उसमें जो भी कर सकता हूँ मैं बताइएगा क्या करना है। तो उसमें फिर वो लग गए आप लोग उसमें कि किताब लानी है। नाज़रीन देखें, ये किताब फिर उसके बाद मंजर-ए-आम पर आती है उर्दू मर्सी के 500, इतनी ज़ख़ीम और इतनी उम्दा, और हर एतबार से, पेपर के एतबार से भी, और टाइटल आप देख रहे हैं। और इस किताब के बारे में नाज़रीन मैं ये भी बताता चलूँ आपको, ये जब उरूज साहब की जो किताब था जिसे देखकर नकवी साहब ने कहा कि इसे हम, उसके अलावा भी उससे, यानी उसे इसमें जो इस दौर के मर्सिया निगार शौरा हैं या रसाई अदब में जिन लोगों का काम है, वो बहुत से शौरा इसमें शामिल किए गए। यानी उस किताब को ज़ख़ीम ऐसी नहीं हो गई ज़ख़ीम, उसमें दम्माम में रहकर जो मर्सिया कह रहे हैं लोग, उनको भी शामिल किया गया। इसमें कनाडा में रहकर जो मर्सिया कह रहे हैं उन्हें भी शामिल किया गया। इसमें हैदराबाद में रहकर जो मर्सिया कह रहे हैं उन्हें भी शामिल किया गया। इसमें अमरोहा में रहकर जो मर्सिया कह रहे हैं उन्हें भी शामिल किया गया। हालांकि जो उरूज साहब की किताब आई थी उसमें भी चंद मर्सिये थे जो उस दौर के लोगों के मर्सिये थे, लेकिन इस दौर में जो लोग मर्सिया कह रहे हैं वो मर्सिये तो नहीं थे ना, तो उसको, उन मर्सियों को इसमें शामिल किया गया। मुझसे जबकि फ़ारूक साहब का मेरे पास भी फ़ोन आया, नकवी साहब ने जिक्र किया ही था कि वही सलीम जो आपके कांटेक्ट में हैं, जो लोग मर्सिया कह रहे हैं उनके मर्सिये इसमें हम शामिल करना चाहते हैं। तो जो मैं खिदमत कर सकता था बहरहाल मैंने की, और मैंने उन लोगों से रब्ता किया और कुछ मर्सिये मंगाकर मैंने भी दिए। इस खाकसार ने ज़िंदगी में एक मर्सिया कहा है अपने ब्रादर मोहतरम डॉक्टर अजीम अमरोवी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए, क्योंकि मर्सिया कहना आसान नहीं है। बहरहाल शेर कह लेता हूँ, शेर मौजू कर लेता हूँ, परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन मर्सिया ये सोचते हुए कहा जाए तो एक नातिया मर्सिया कहा था मैंने, जो मेरी किताब ज़िक्र मुस्तफ़ा में ही मौजूद है। तो वो मर्सिया भी फ़ारूक अर्गली साहब और ख़ास तौर से नकवी साहब ने इस लायक समझा कि इसमें शामिल किया है। मैं उनका भी इस लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो इसमें बड़े अहम तरीन वो मर्सिये भी हैं, लेकिन नाज़रीन उरूज साहब का जो मुकदमा है और जो उसमें उनकी तहरीर है वो काबिल तारीफ़ है, जिसको पढ़कर नकवी साहब से रहा नहीं गया कि ये किताब छपवानी ही छपवानी है। उसमें उर्दू मर्सिया कब शुरू हुआ, यानी उसका इब्तदा कब हुई, यानी अरब में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो मासूमीन हैं उन्होंने, उनके हवाले से भी जो मर्सिये हैं, पहले वो मर्सिये उसके नमूने के तौर पर वो मर्सिये मौजूद हैं। पहला मौला अली का है, पहला मर्सिया ही मौला अली का है देखिए, और उसके बाद जनाब फ़ातिमा ज़हरा वाला के हवाले से, फिर उसके बाद कई मासूमीन के मर्सिये हैं, और उस दौर के जो अरब के शौरा हैं उनका कलाम है, फ़रज़दक़ का भी कलाम है इसमें, और फ़ारसी के कुछ शौरा का कलाम भी है, तर्जुमे के साथ है। उसके बाद उर्दू मर्सिया की इब्तदा जब होती है तो उर्दू मर्सिये में किन शौरा ने उस दौर में मर्सिया कहना शुरू किया, और उर्दू मर्सिये
कि क्या रिक्वायरमेंट है, यानी मर्सिया कहा जाता है तो उसमें क्या उसका फॉर्मेट है, वो सब उसके ऊपर पूरा तफसील से उरूज साहब ने बयान किया है। अच्छा, ख़ास बात ये भी है नाजरीन, नकवी साहब बड़ा अच्छा, ये देखिए मर्सिया हमने अक्सर लोगों की तहरीरें पढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने वाक़े करबला, क्योंकि मर्सिया में तो वाक़े करबला ही मेन मर्सिया मंसूब कर दिया गया है वाक़े करबला से ही ख़ास तौर से, उसमें करबला में जो जालिम के किरदार हैं वो और जो शहदा के किरदार हैं वो बड़ा उनके बारे में तारुफ दिया गया है, बहुत ज़्यादा उनका तारुफ दिया गया है। फिर ये कहीं नहीं मिला मुझे, ये कहीं नहीं मिला, विषय में मिला, यही सब चीज़ों ने तो मुझे जोश दिलाया। यकीनन जोश आना चाहिए था, क्योंकि ये जो बात है इसमें कौन शहीद, किस शहीद को किस जालिम ने शहीद किया, उसका बाकायदा पूरा उसका बाकायदा तारुफ पूरा दिया गया है कि शहदा का पूरा तारुफ और फिर ज़ालिमीन का जो जिन मलूनों ने शहदा को शहीद किया, तो वो सारा तारुफ और किस किस मकाम पर कैसे कैसे जंग में जो है मौजूद है, वो तो बहरहाल तारीख़ में, तो उसको पूरा तफसील से फिर उसमें मर्सिया में उसको इस अंदाज से फॉर्मेट में मर्सिया कहा जाता है, पूरी बहस है, बड़ा खूबसूरत तहरीर है। उसके बारे में मैं मुझ जैसा अदना सा तालिब इल्म क्या गुफ्तगू कर सकता है, लेकिन नकवी साहब से रहा नहीं गया और उन्होंने ये खूबसूरत किताब जो फ़ारूक अरगली साहब की मदद से, और ये किताब खूबसूरत तोहफ़ा हमारी पूरी दुनिया, उर्दू दुनिया को, रसाई अदब की दुनिया को, हुसैनी दुनिया को ये तोहफ़ा दिया। यकीनन ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं हमारे नकवी साहब के, जिन्होंने इतनी उम्दा किताब दी। इसका रस्म इजरा भी बड़ा अच्छे तरह से आलमी मर्सिया सेंटर की जानिब से अख्तर साहब की इस किताब का रस्म इजरा हुआ और उसमें बड़ी अहम तरीन शख्सियात ने इस किताब के हवाले से गुफ्तगू की। प्रोफेसर अख्तर उल वासे की शख्सियत को से कौन वाकिफ़ नहीं है, आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यानी दिल्ली के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस्लामियात के सदर शोबा की हैसियत से बड़ी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे आप, उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन, तो बड़े उहदों पर रहे हैं। उन्होंने इस किताब के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी उस दिन, जो आपने उन्हें बहैसियत मेहमान बुलाया। और फिर हमारे एक बैरोक्रेसी का एक अहम नाम IRS सैयद नासिर अली साहब, वो उसमें किताब में उस प्रोग्राम में मौजूद थे और उनके दस्ते मुबारक से इस किताब का रस्म इजरा हुआ। उन्होंने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। और उसके अलावा भी कई और अहम तरीन शख्सियतें, किस किस का नाम लूँ मैं, बहुत से शोहरा भी थे, बहुत से अदीब थे, बहुत से दानिश्वर थे, बहुत से प्रोफेसर हजरात थे। प्रोफेसर कलीम असगर जामिया मिलिया इस्लामिया में इस वक्त सदर शोबा फ़ारसी हैं। प्रोफेसर हसनैन अख्तर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े अहम प्रोफेसर फ़ारसी के। उसमें और भी सलीम शिराजी साहब शायर अहले बैत, और मैं किस किस का नाम लूँ, बड़े अहम तरीन शख्सियात जो अदबी और मजहबी और जिनका रसाई अदब में बहुत काम था, वो शख्सियात इस प्रोग्राम में मौजूद थी और वो प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। नाजरीन, मैं बीच दरमियान में आपको ये तो कुछ तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, ये उसी प्रोग्राम की तस्वीरें हैं जिसमें अख्तर साहब ये किताब अपने मेहमानान को पेश करते हुए, और ये किताब की सब लोगों ने बड़ी, न सिर्फ ये कि किताब जब हाथों में आई तो जब किताब देख लें उसके बाद ही तारीफ़ करने लगें, ये तो किताब के हुस्न की बात अलग रही, लेकिन जब किताब लोगों ने देखी, जिन लोगों तक नहीं पहुँची थी, उनके जो तासुरात रहे, मैं ये चाहता हूँ नकवी साहब हमारे नाज़रीन से कुछ शेयर करिए कि इस किताब को जब आप मंजर-ए-आम पर ले आए और आपने कोशिश की कि हिंदुस्तानी नहीं बल्कि बर्र-ए-सग़ीर में लाइब्रेरीज़ में ये किताब पहुँचे, आपने अपने तौर पर वो सब जगह भेजी, सब जगह यूनिवर्सिटीज़ भी गई और लाइब्रेरी भी, ये रामपुर लाइब्रेरी भी गई, हर जगह गई। तो इसका फीडबैक जो आया, प्रोफेसर हजरात के भी आपने कई के नाम मुझे बताए थे कि उन्होंने बाकायदा आपको फ़ोन करके मुबारकबाद दी, इसकी मुबारकबाद दी, कहा आप आइए, हाँ हमारे यहाँ सेमिनार वगैरह में आप आइए और आप इसके बारे में बोलिए। अरे वाह 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 वाह, ठीक है, जब मौका मिलेगा ज़रूर आऊँगा। क्या बात है। तो काफ़ी लोगों के फ़ोन मुसलसल अभी तक आप बता ही रहे थे कि फ़ोन आते रहते हैं, किसी दिन भी कोई फ़ोन आ जाता है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से भी बुलाया गया मुझे। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो देखिए, आपने, मैंने जिक्र किया था नाजरीन के सर्विस के दरमियान ज़्यादा अदब से बहुत ज़्यादा करीब, वैसे तो आप ख़ानदानी तौर पर एक इल्मी अदबी और एक बड़े ज़मींदार और ख़ानवादे से ताल्लुक़ है, तो जितना वक्त मिलता था पढ़ ले करते थे, लेकिन जब आपने ये तोहफ़ा दुनिया में लाए तो आपको अदब से और गहरी
दिलचस्पी हो गई है। अब तो जहाँ सुनता हूँ कोई नई किताब निकली है, फ़ौरन चाहता हूँ मुझे मिल जाए। क्या बात है, देखिए किताब से एक ऐसा ताल्लुक पैदा हो गया कि आपका पढ़ने पढ़ाने का शौक़ फिर बहुत ज़्यादा हो गया। और फिर मैंने देखा है अक्सर नकवी साहब का, मुझे कहीं अभी बुक फेयर हुआ था, उसमें मैं देख रहा हूँ कि ढेर सारी किताबें नकवी साहब बैग लिए हुए हैं। और साहब मैंने कहा अरे इतनी किताबें, अरे बोले भाई मौका नहीं मिलता, कहाँ मिलती हैं, अब जब भी वक्त मिलेगा पढ़ते रहेंगे। तो ये दिलचस्पी फिर पैदा हो जाना, इतना आप मुसलसल आप किताबें पढ़ रहे हैं, उसके बारे में तबसरा कर रहे हैं। और अक्सर मुझ जैसे तालिब इल्म से भी आप जिक्र करते हैं कि भाई फ़लाँ किताब आई है सलीम मियाँ, ये देखें, इस पर फ़लाँ साहब ने ये लिखा है, ये लिखा है। तो ये दिलचस्पी भी और ज़्यादा पैदा हुई और बहैसियत एक अदीब भी आपकी शख्सियत मंजर आम पर आती हुई नज़र आई। और लोगों ने इस किताब की जो तारीफ़ें की हैं, और जो मैं अपने तौर पर क्या कहूँ, हकीकत तो यह है कि मुझसे भी बहुत से लोग अक्सर इस किताब के हवाले से फ़ोन भी करते हुए नज़र आए। और जब गुफ्तगू आती है उर्दू मरसी के हवाले से, तो इसके ज़िक्र के बगैर लोग नहीं रहते। तो कितना अहम तरीन काम सैयद अख्तर हुसैन नकवी साहब ने यह अंजाम दे दिया, ये इनकी खुशनसीबी। देखें आज के इस अहम प्रोग्राम शख्सियत में जो हमारे मेहमान हैं अख्तर हुसैन नकवी साहब, इनके काम देखिए कि ये एक एक काम कितना अहम कर दिया इन्होंने ज़िंदगी में। एक काम और बड़ा अहम किया है, मैं चाहता हूँ कि उसका भी ज़िक्र अब आपके दरमियान होना चाहिए। वो काम है आपका, क्योंकि ताल्लुक़ सफ़ीपुर उन्नाव, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव यूपी से है। आपका घराना ज़मींदार और बहुत ज़मीनें आपकी वहाँ पर मौजूद थी, और एक किले नुमा हवेली अपने बाप दादों की वो भी मौजूद थी। और वो सिलसिला बहरहाल, और आप वहाँ से काफ़ी फासला है दिल्ली का, तो आप जबकि दिल्ली में क़याम था, लेकिन आप जैसा मैंने जिक्र किया था कि आपके अंदर दिलचस्पी थी कि मुख्तलिफ़ शहरों में जाऊँ, वहाँ का कल्चर देखूँ और वहाँ का तहज़ीब देखूँ, और वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ होती थी जो मौला का कौल भी है कि उस पर अमल करते हुए वो अच्छी चीज़ देख ली कि यार हम भी करने की कोशिश करें। तो जैसा कि आपकी गुफ्तगू से मैंने ये बात आप तक पहुँचाई है। तो आप अमरोहा भी गए, जैसा कि आपने जिक्र किया, और अमरोहा में आपने अज़ा खाने देखे, अज़ा खान शम्स अली ख़ान, अज़ा खाना मुसम्मत, मैमूना खातून, अज़ा खाना नूरन, उस तमाम अज़ा खानों के नाम हैं बुज़ुर्गों के, और बड़े बड़े अज़ा खाने आपने वहाँ देखे। तो आपके एक जज्बा जागा कि आप मुझे भी कुछ ऐसा काम करना है जिसे नाम चले बाद में, नाम हमारे बाप दादों का चलना चाहिए। तो नकवी साहब ने उन अज़ा खानों वहाँ पर देखकर ये सोचा, तय कर लिया कि मुझे भी एक काम ये करना है कि अपने वतन में अपने बाप दादों के नाम से, अपने बुज़ुर्गों के नाम से एक अज़ा खाना तामीर कराना है। हालांकि आपके हवेली में, आपके बुज़ुर्गों के उस किले में एक छोटा सा अज़ा खाना तो हर जगह होता है, हर मोमिन के घर में होता है, वो तो मौजूद था ही, लेकिन आपने सोच लिया कि मुझे एक अच्छा सेंटर बनवाना है। तो आपने काफ़ी वक्त उसमें दिया, और वक्त ही नहीं बल्कि आप उसमें, जाहिर सी बात है किसी इमारत को बनवाने में आप नाज़रीन समझ सकते हैं कि किस तरह से उसमें तन मन धन से लगना पड़ता है। आपने पूरी तरह से उसमें लग गए, और आज एक बहुत खूबसूरत हुसैनी सेंटर, जो जिसे इमाम बारगाह भी कह सकते हैं, आपने सफ़ीपुर को दे दिया है बनाकर। ये वो तस्वीर है जो इस किताब के बैक साइड में भी है, और मैं उस किताब को, वो तस्वीर को स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ नाज़रीन। ये उस अज़ा खाने की तस्वीर है। इस अज़ा खाने का नाम है अली हुसैन। अली हुसैन आपके दादा थे, तो दादा के नाम से इस अज़ा खाने को आपने क़याम किया, और इसका जो बेसमेंट है उसका नाम भी आपने अपने वालिद के नाम से मुबारक हाल रखा है। कम से कम 400-450 आदमी बैठ के खाना खा सकते हैं। क्या बात है। देखिए जो इसका बेसमेंट में हाल बनवाया है उसका नाम रखा है मुबारक हाल, अपने वालिद के नाम से। और वैसे जो है इस पूरे खाने का, इस सेंटर का नाम जो है अली हुसैन है। तो इसमें जो दीनी तकरीब होती हैं, मजालिस और महफिलें, ये तो अपनी जगह हैं, लेकिन मैंने सुना है नकवी साहब कि आपने जो गुरबा हैं, जो आसपास में बस्ती में दीगर मज़ाहिब के लोग भी हैं, उनके यहाँ भी अगर बच्चों की कुछ तकरीबात, शादी वगैरह का भी कुछ निगाह वगैरह के लिए जगह चाहिए होती है, या खाना खिलाने के लिए, तो आप उसे भी आप उन्हें उनके लिए, हर कौम के लिए कोई भी आके वलीमा आए और निकाह मस्जिद ऊपर होगी, बाकी सब चीज़ नीचे हाल में खाना कर दे। देखिए ये इतना, ये गुरबा के लिए इतना भी सोचना, ये भी एक ऐसे नहीं हो जाता है, ये आपकी आला फ़िक्र है, और जिसने आपको ये मौका अता किया और आपने वो खिदमत अंजाम दी। इतना उम्दा सेंटर अपने वतन में बनवा देना
मजाक बात नहीं है नाज़रीन, कितनी बड़ी बात है। और आपकी यकीनन मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि देखें, आपकी जो आपका अहम वाक़यात आपने अपनी सर्विस के दरमियान जो सुनाया, उसमें अल्लाह के उस घर का जिक्र किया जो जिसे कायम जिन बुज़ुर्गों ने बनवाई होगी जब तो अलग बात है, लेकिन जिस पोजीशन में आपने देखा घास फूस और झाड़ जंकाड़ थे उस मस्जिद में, आपने उसको फिर बाकायदा उसे सफाई खुद अपने हाथ से बता रहे हैं आप, मैंने खुद अपने हाथ से घास वहाँ साफ़ करके और सफाई करके उस मस्जिद को बाकायदा उसमें नमाज़ खुद पढ़नी शुरू की। उसके बाद दीगर मज़ाहिब के लोग, और वहाँ सबसे कह दिया गया था कोई फ़िरक़े की बात ना करे, हर फ़िरक़े का शख्स आए और यहाँ अल्लाह की इबादत नमाज पढ़े हैं। तो वो अंजाम दिया। फिर दूसरा काम ये किताब वाला 500 साला करबला के हवाले से इतना अहम काम आपने कर दिया कि पूरी दुनिया में उस किताब पहुँच गई है, जहाँ जहाँ जा रही है। अब इस किताब में से जहाँ जहाँ भी कोई शख्स कोई मरसिया पढ़े, कोई सलाम पढ़े, जिसमें कुछ सलाम भी है मैं देख रहा था, तो वो आपका उसका सवाब भी आप तक पहुँचेगा। सवाब क्या, मतलब जाहिर सी बात है, इतना अहम काम करबला के हवाले से खुशनसीब समझता है वो शख्स जो एक छोटी सी सबील लगा लेता है पानी की, कि मुझे मौला के इस काम में मुझे मौला ने मौका दिया है। लेकिन आपने एक ऐसी सैराब करने वाली किताब की शक्ल में खूबसूरत पेशकश वो हमारे इस दुनिया को दी, तो ये खुशनसीबी है। उसके बाद एक हुसैनी सेंटर कायम कर देना, एक हुसैनिया बनवा देना, एक इमाम बारगाह बनवा देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने दिल्ली में रहते हुए इतने अहम काम अंजाम दिए हैं। देखिए नकवी साहब, मैं ये बात बार बार इसलिए भी कह रहा हूँ, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि जो देखने वाले हमारे नाजरीन और सामीन हैं जो सुन रहे हैं, उन्हें भी मतलब हौसला भी पैदा हो कि नहीं भाई देखें, अगर रिटायर्ड जो लोग हो गए हैं वो रिटायरमेंट के बाद थकना नहीं है, हारना नहीं है, हमारे पास जामा जोड़। देखिए न जाने कितने लोग मेरी नज़र में हैं, नकवी साहब आपकी नज़र में भी होंगे, कि जो बहुत सरमाया उन्होंने जमा किया और छोड़ के चले गए। अच्छा, मैं माफ़ कीजिएगा, इसमें अभी गुफ्तगू फिर होती है, मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने ये सब तो काम किए, इसके अलावा आपने कुछ मजहबी सफ़र यानी खाने काबा या मदीना या करबला मोहल्ला इधर कुछ? जी, मैं रिटायर होने के बाद फ़ौरन में हज के लिए गया। हाँ, हज करने के बाद। अच्छा, फ़ौरन ही हज किया आपने? हाँ, रिटायरमेंट के बाद फ़ौरन ही हज किया? हज करने के बाद फिर 2 बार ज़ियारतें कर रहा हूँ मैं भी। अच्छा, करबला बार गया तो सीरिया नहीं मिला तो देखा, तो दोबारा जब गया तो फिर सीरिया भी हुआ है, और फिर जाने का उम्र का ख्याल किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि अल्लाह के उस घर की भी पहले वाजिबात में आप पीछे नहीं रहते हैं। मैंने 5 वक्त नमाज में तो मस्जिद में देखता हूँ। बहरहाल मुझे ऐसा नालायक तो शायद किसी वक्त ना जाए, लेकिन मैं नकवी साहब को देखता हूँ। लेकिन आपने जैसा बताया रिटायरमेंट के बाद फ़ौरन हज बैतुल्लाह के लिए गए आप, मक्का मदीना, और उसके बाद तमाम ज़ियारात, करबला और सीरिया रह गया था पहले ट्रिप में, तो दूसरी बार सीरिया भी, यानी तमाम मासूमीन के रोज़ों की ज़ियारात आपने की हैं, और परवरदिगार के हुज़ूर खाने काबा में हाज़िरी सबसे पहले वाजिब काम में आपने। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत ज़िंदगी, कितनी खूबसूरत लाइफ आपने गुजारी, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो मैं जिक्र कर रहा था नाजरीन के बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे आए हैं जिन्होंने बहुत सरमाया इकट्ठा किया, ज़िंदगी भर कमाते रहे, कमाओ जमा करो, कमाओ जमा करो, बल्कि माफ़ कीजिएगा मैं ज़ुबान से निकल रहा है ये जुमला भी, ये भी नहीं देखते कि कैसा कमाना है, बस कमा लो, मतलब गलत तरीके से भी कमाना है तो कमा लो। ये नहीं सोचते कि इसके नताइज कितने बुरे भी निकल सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने अच्छे तरीके से भी कमाया है तो वो खर्च करना भी नहीं जानते, उन्हें तौफीक अल्लाह ने बहुत से लोगों को नहीं दी कि वो कुछ इसका सलीके से इसका जो कमाया है उन्होंने दौलत, उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकें। बहुत से लोग तो नाजरीन, मैं ये भी नकवी साहब आप इजाज़त दें मैं ये भी शेयर करता चलूँ अपने दोस्तों से, बहुत से लोग इतना दौलत कमा कर चले गए और वो उनके जो बच्चों की सही तरबियत नहीं कर सके। मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं एक आम समाज की बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनके इंतकाल के बाद उनके बच्चों ने उस दौलत की गलत इस्तेमाल कर लिया तो मैं उसका तो गुनाह भी उन्हें ही पहुँचेगा, क्योंकि वही दौलत छोड़ गए, तभी तो उन्होंने ये मौका मिला कि उन्होंने, अच्छा उसी दौलत का इस्तेमाल अगर सही तरीके से कर दिया जाए कि आप, मैं फिर जैसे आप ही के ऊपर आ जाऊँ, क्या वो एक सेंटर बना दिया, हुसैनी सेंटर, जहाँ जितना भी जिक्र होगा, जब तक उसमें मजलिस और मातम और जिक्र अहले बैत होता रहेगा, जिक्र खुदा होता रहेगा, हमदे बारी ताला होती रहेगी, नाते रसूल पाक पढ़ी जाती रहेगी, आल का रसूल के आल का जिक्र होता रहेगा, आप तक सवाब
खुद ब खुद पहुँचता रहेगा। आप यूँ तो दुनिया में कोई भी हमेशा रहने के लिए नहीं आया, एक दिन हमें भी चले जाना है, आपको भी चले जाना है, लेकिन ये सवाब का आपने ऐसा इस्तेमाल किया है पैसे का कि आपको सवाब मरतदम तक आप तो आखिर तक चलता होता रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बात मैंने नाज़रीन इसलिए कही कि जो मेरे हमारे बहुत ये प्रोग्राम दूर दूर तक देखा जाएगा, दुनिया भर में लोग हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उस मंजिल में हैं कि जो शायद खुद ये सोच रहे हैं कि अब पता नहीं हमें कितने साल इस दुनिया में रहना है। हालांकि ये तो खैर हर शख्स को हमेशा सोचते रहना चाहिए, हर पल सोचते रहना चाहिए, पता नहीं आखिरी सांस हमारी अब यह आखिरी सांस ही ना हो जो हम ले रहे हैं, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास सही दौलत है तो उसका इस्तेमाल भी सही तरीके से कर लिया जाए। क्योंकि देखें ये हमारे आइम्मा ने कहा है अभी खुम्स और ज़कात, गुरबा के ख्याल रखना, अपने अजीज़ों का ख्याल रखना, सिले रहमी, ये क्या है, सब कितना है। बात थोड़ी सारी इससे हटके जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन से ये भी शेयर करते चलें कि आपके इस भाइयों में कितने भाई हैं और वो कहाँ कहाँ रहे? हम 4 भाई थे जी। बड़े भाई हमारे पुलिस में थे, हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। उन्हीं का बेटा हमारा जफर है। अच्छा अच्छा, वो तो मेरे ख्याल में इसमें आला अफसर हैं सिक्योरिटी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, सॉरी यूपी पुलिस में आला अफसर हैं। जी 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 जी। और दूसरे भाई हमारे गांव में रहते थे, वो गांव के जमीन बाग वाग खेती सब देखते होते थे। अच्छा। और तीसरे भाई भी हमारे फौज में थे, लेकिन वो उन्नाव में सेटल हो गए। अच्छा। उनके बेटे दिल्ली वगैरह में माशाल्लाह, वो भी अच्छे सेटल हैं, खुदा का शुक्र है, वो भी सेटल, उनके बच्चे भी काफ़ी पढ़ लिख के सभी सब कुछ खुदा का शुक्र, अल्लाह करम है, सभी कोई हमारे वेल सेटल हैं सब। लेकिन और भाइयों ने इतना नहीं सोचा अपने वतन में ही जाके काम करने, जो बहरहाल आपने इरादा कर लिया, लेकिन बहरहाल फ़ख्र तो सभी पूरा खानवादा ही आप पर इस काम के ऊपर करेगा, क्योंकि बाप दादों के हवाले से दादा के नाम से बनवाया है। बहनों में भी आपकी 3 बहनें, 2 बहनों का इंतकाल हो चुका है, 1 बहन है। अच्छा। दोनों बहन हमारी न्योतनी और मोहान करीब है। जी जी जी, वहीं पे ब्याही हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें साहब, ये भी आपकी शादी कहाँ हुई, आपके वतन में या फिर किसी? नहीं, हमारी पटना में हुई थी। अच्छा अच्छा। पटना के एक वो जगह है अली नगर, जी 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 जी, तो वहाँ पर है, वहाँ इनके सब जज हो, ये सब वही है। इनका खानवादा खुद माशाल्लाह, भाभी का जो है वो बड़ा पढ़ा लिखा हो, बड़ा मशहूर, यहाँ और भाभी की तो खुद तालीमी खिदमात हैं, अभी भी वो मुसलसल स्कूल में जितना वो तवज्जो के साथ बच्चों को पढ़ाने में लगी रहती हैं, ये बड़ी बात है। यही एक एम भी यही है कि कुछ ना कुछ बांटा जाए। अगर जिनके बच्चे यहाँ नहीं, बाप नहीं पढ़ा पा रहे, ठेलियाँ चलाए, उनके बच्चों को बुला के ये पढ़ाते हैं। क्या बात है, कितनी उम्दा। से कुछ बच्चे बन गए, जो कोई टीचर हो गई, कोई लड़की, कोई कुछ हो गया, तो वो लोग मिलने आती हैं तो बहुत खुश होती हैं कि कुछ तो किया। क्या बात है, देखिए ये होता है जज्बा, देखें आपको, और माशाल्लाह बेगम आपकी शरीक हयात का भी ख्याल आपसे मिला। आखिर में बस अब वक्त बहुत तेज़ी से निकल गया, हम प्रोग्राम को आखिर में आपसे ये चाहते हैं कि हमारे नाजरीन से कोई आपका कोई पैगाम हो जो आप उनसे नाजरीन से शेयर करना चाहते हैं, जो दरिया वैस से आपने लिया हो या जिससे मुतासिर हुए हों, कोई पैगाम आप हमारे नाज़रीन से अगर कोई शेयर करना चाहते हैं। मेरा एक ही तजुर्बा है कि अगर हम दिल से मौला को, अल्लाह को मानते हैं तो खुद ही गाइड करता है, अब ये करो ये करो। मैं बिल्कुल इस बात पे तवक्को करता हूँ, बिल्कुल वही खुद गाइड करते हैं, अब तुम करो, अब ये काम करो, ये काम करो। अब ये इमामबाड़ा का पूरा ख़ानदान है हमारा, किसी ने नहीं सोचा, पता नहीं क्यों मेरा जहन ऐसा गया वहाँ पर, तो क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ अहले बैत पर, बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। हर काम में पहले उन पे जिक्र करके फिर आगे बढ़ता हूँ। क्या बात, इसीलिए मुझे खुदा का शुक्र है, हम कुछ न होते हुए भी आप जैसे लोग मुझे पहचान रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है। नहीं, ये तो बहरहाल आपकी इनकसारी है कि आपके काम इतने हैं। जैसा कि आपने मुझसे अक्सर गुफ्तगू में कहते रहते हैं कि हमारा मज़हब एक अच्छा इंसान देखना चाहता है, एक न सिर्फ हम ये कि हम नमाजी बहुत बड़े हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं या रोज़े बहुत रख रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, हज भी कर लिया हमने, यही सब नहीं है, बल्कि अगर अच्छा इंसान, ये मुझे बड़ा अच्छी बात लगी थी आपने मुझसे जब कहा था कि एक अच्छा इंसान अगर हम नहीं हैं तो हम हुसैनी कहने का हक़ भी नहीं है। बिल्कुल, ये बात मैं आपसे चाह रहा था कि आप ये बात हमारे इस प्रोग्राम में भी हमारे नाज़रीन से शेयर करें। अगर हम वाकई उनको नहीं माने तो हम बेकार हैं, दुनिया का अपना शो दिखाइए, कुछ करिए। हमको तो हर चीज़, करबला एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ को पता चलता है, क्या बात, रिश्ते का पता चलता है। हज़रत अब्बास सौतेले भाई थे, जान देने को हमेशा आके मैं उनके पहले शहीद हो जाऊँ, हमेशा कोशिश करते, भतीजे, भांजे, बेटा,
सब चाहते थे कि हम इमाम हुसैन साहब के पहले शहीद हो जाएं। क्यों? वो हमको ये सब चीज़ सिखा गया कि रिश्ता क्या चीज़ है और दुनिया क्या चीज़ है। क्या बात है, दुनिया का कोई मौला अली का ही कौल है कि ये दुनिया को, आप दुनिया के पीछे न दौड़ें। और हमको तो हमारा ऐसा, हम उनके ऐसे दर पे खड़े हुए हैं जो हमको हर चीज़ सिखा के गए, लेकिन हम नहीं मानते, खाली शो में आ गए कि हम हिस्सा बहुत बड़े बांट दें, हमको लोग बड़ा आदमी कहेंगे, हम ये कर दें तो हमको बड़ा आदमी। अरे बड़ा आदमी तुम बनोगे जब मौला चाहेंगे। वाह बात है, वाह 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 वाह, तो बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, मैं तो अच्छा, हिस्सा भी अपने 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 को और डबल दे दें, जो गरीब है उसे झड़क दें। अच्छा, ये अच्छा, ऐसे लोग जो होते हैं वो फिर हुसैनी जब कहते हैं अपने आप को, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, चाहे मैं ही हूँ, अगर ऐसा अमल मेरा है और मैं कहूँ कि मैं कोई हुसैनी हूँ, तो मौला मुझसे नाराज़ हो जाएंगे कि तुम्हें मेरा नाम लेने का हक़ भी नहीं है। हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर, हमारा अमल ऐसा होना चाहिए कि हम हुसैनी मालूम दें, हम रसूल की उस आल में, यानी सादात तो उनकी आल में अगर उनका शुमार होता है तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहेंगे सैयद हैं, खरे सैयद हैं साहब, हमारा कालर ऊँचा और हमने झड़क के दूसरे से बात की। नहीं, ये तो सैयद होने की बात दलील ही नहीं है। सैयद तो खुद ना कहे, दूसरा कहे कि ये तो सादात मालूम देते हैं, यानी ये गरीबों का कितना ख्याल रखते हैं, ये मिस्किनों का कितना ख्याल रखते हैं। ये सिर्फ दौलत से ही ख्याल रखना नहीं जाता है, आप मदद के लिए दूसरे के कितना आ रहे हैं, आप पड़ोसियों का कितना ख्याल रखते हैं, आपके अंदर वतन से मोहब्बत का जज्बा आपके अंदर कितना है, आप अपने वतन के लिए जान निसार होने को तैयार है नहीं हैं। ये सारी बातें हमें अहले बैत के दर से मिलती हैं, और अहले बैत से दर से जुड़े रहने की अगर हम सबूत देना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक आला इंसान होने का, यानी बहुत अच्छी बात आपकी ये लगी थी मुझे कि अगर अच्छा इंसान नहीं है तो हम अच्छे मुसलमान हो ही नहीं सकते। तो ये बात भी मैंने आखिर में चाहा कि नाज़रीन आपके हवाले नक़वी साहब की इस अहम पैगाम को भी शेयर किया जाए। हम आखिर में शुक्रिया अदा करते हैं नक़वी साहब आपका कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए कुछ वक्त निकाला और हमारे नाज़रीन के साथ कुछ हम आपसे गुफ्तगू कर सके। नाज़रीन ने समाअत फरमाई आपकी गुफ्तगू, आपके ये काम आपने नाज़रीन से कुछ शेयर कर सके। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आपको अच्छी सेहत अता करे और लंबी उम्र अच्छी सेहत के साथ अता करे। इसी तरह से आप और आपकी बेगम जैसे तालीमी खिदमत अंजाम दे रही हैं, वो भी इसी तरह से खिदमत अंजाम देती रहें और इस तरह से सदा खुश रहें। नाज़रीन, अब ये आपका खादिम ये खाकसाद सलीम अमरूवी आपसे इजाज़त लेना चाहता है। शख्सियत के अगले एपिसोड में किसी और अहम शख्सियत से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हों। तब तक के लिए ये खाकसाद सलीम अमरूवी आपसे इजाज़त लेता है। आदाब। शुक्रिया।